हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर को अब हम लोग खत्म करने वाले हैं और उसके लगभग आखिरी टॉपिक पे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट से केवल इंसान ही सफर नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि कैसे किस तरीके से कितने रोग होते हैं इंसानों को। तो उनसे इफेक्टेड प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं। तो आज हम लोग एनिमल से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब एनिमल में जो डिजीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं समझ लेते हैं। तो पहला डिजीज जो होता है वो पैरासाइट डिजीज होता है, दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज होता है, तीसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो जो ऑलरेडी नॉन इन्फेक्शियस है, आप समझिए वो किसी ना किसी चीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये किसी न किसी कमी के कारण होता है। लेकिन ये जो दो प्रकार के डिजीज हैं वो इन्फेक्शन या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। अब बात समझ लेते हैं कि व्हाट आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, किसी जीव के बॉडी के अंदर रहते हैं और जीव के शरीर को ही खा करके अपने आप को जीवित रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंसानों के पेट के अंदर वर्म पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं। तो वो जो कीड़े हैं ना, वो क्या है, वो पैरासाइट है। ठीक, तो पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मींस जो बॉडी के अंदर पाए जाए, जो वर्म्स जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। लेकिन एक्सटर्नल क्या होते हैं? तो एक्सटर्नल आप देखेंगे कि जो कीड़े मकोड़े बाहर बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे घाव हुआ और आप देखते होंगे कि जानवरों को घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट है। इनके कारण जानवरों को रोग होता है, तो उस प्रकार के रोग को पैरासाइट डिजीज कहते हैं। आगे है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वायरस के कारण हो। जैसे आप देखिए पॉक्स, उसके बाद फुट एंड माउथ डिजीज, ये सब कुछ डिजीज हैं जो एनिमल्स में हो जाता है। तो ये रहा डिजीज का। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मींस पहले ही बता रखा मैंने, वो किसी ना किसी चीज के कमी के कारण होता है। ये लाइक डिफिशियंसी डिजीज है। अब एनिमल सफरिंग फ्रॉम डिजीज शो द फॉलोइंग सिम्टम। कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारा एनिमल है वो बीमार है? तो जब भी वो बीमार होगा तो बिकम इनएक्टिव एंड स्टॉप टेकिंग फूड। जानवर इनएक्टिव हो जाता है। जैसे आपके घर में मान के चलिए एक डॉग है, डॉग आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है, खेलता कूदता है। तो जैसे वो बीमार पड़ेगा तो वो सबसे पहले क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा और वो भोजन खाना छोड़ देगा। ये एक सिम्टम है। दूसरा है वाटरिंग इन आई एंड एक्सेसिव सलाइवा। हम जानवरों को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते रहता है लेकिन हम केयर नहीं करते हैं। ये उनका पेन होता है, वो किसी ना किसी प्रकार की डिजीज से फाइट करते रहते हैं। तो वाटरिंग इन आईज का मतलब क्या है, वो बीमार है, वो अस्वस्थ हैं। और एक्सेसिव सलाइवा का आना भी क्या है, एक सिम्टम है। आगे मिल्क यील्ड, एग लेइंग, वर्किंग कैपेसिटी गेट ड्रास्टिकली रिड्यूस। ये दूध देने की क्षमता, अंडा देने की क्षमता या फिर कार्य करने की क्षमता, ये सभी के सभी बड़ी तेजी से गिर जाते हैं। अगर हमारा जानवर बीमार है तो ये चीजें बहुत तेजी से, उनमें हम 3 प्रकार के सिम्टम देख सकते हैं। इनएक्टिव हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, आंख से पानी, मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, और वो दूध देते हैं तो दूध कम देने लगेंगे, अंडा नहीं दे पाएंगे, अगर अंडा देने वाले हैं, काम करने वाले जानवर है तो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बड़ी तेजी से इन सब चीजों में ह्रास होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिजीज है जो कि मैं बता देता हूँ आपको। पहला जो डिजीज है वो पॉक्स है। जैसे हम लोगों में मैंने बताया था कल काउ पॉक्स के बारे में। तो जो पॉक्स होता है वो गाय भैंस के शरीर पे छाले पड़ने लगते हैं। ये काउ, बुफेलो, शीप, गोट में होता है और इसके काउजेटिव जो माइक्रोब है वो वायरस है। आगे डर्मेटाइटिस है, वो होता है गोट और शीप में, ये भी वायरस के कारण होता है। फुट और माउथ डिजीज जो होता है वो कैटल में होता है वायरस के कारण। कलरा पोल्ट्री बर्ड्स जैसे बत्तख है और चिक्स है, डक और चिक्स है, इन सब में होता है। ये बैक्टीरियम के कारण होता है। डायरिया ऑफ चिक्स, ये भी पोल्ट्री बर्ड्स में ही होता है। ये तो खुद ही लिखा हुआ है कि ऑफ चिक्स, डायरिया ऑफ चिक्स, तो पोल्ट्री बर्ड में होगा बैक्टीरियम के कारण। ट्यूबरक्लोसिस, जानवरों में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो खांसने लगते हैं। ये कैटल में और बर्ड में होता है बैक्टीरियम के कारण। एक होता है रोग रिंडर पेस्ट, कैटल में होता है और ये बैक्टीरियम के कारण होता है। आगे है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक घाव टाइप का होता है जो कि स्किन पर जानवरों के या फिर इंसानों के हो जाता है और ये काफी दर्दनाक होता है, उससे जानवर मर भी जाते हैं। अच्छा ठीक है,
अगर आपके जानवर को आपको लग रहा है कि रोग हो रहा है तो आप कैसे प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन है, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे? तो सबसे पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड डाइट कंट्रोल। भाई जहां पर वो है वहां पर साफ सफाई रखिए, बिल्कुल साफ सफाई। आप गांव देहात में रहते हैं कि इतना कीचड़ हुआ है, उसी में जानवर रह रहे हैं, ये बीमारी का घर होने वाला है। आगे डाइट कंट्रोल, उसके खाने की चीजों पर ध्यान दें और साफ रखें। आगे प्रॉपर रेस्ट, आप अपने एनिमल को प्रॉपर रेस्ट दें। एक्सेसिव वैक्सीनेशन, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। यूज ऑफ वेटनरी सर्विसेज फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग द डिजीज, वेटनेरियन को बुलाएं, जो एनिमल के डॉक्टर को वेटनरियन कहते हैं, तो वेटनरी डॉक्टर को बुलाएं, उसके सर्विस को लें, रोग को पहचान कराएं और जो भी इलाज संभव है वो इलाज अपने जानवर को दिलवाएं। एनिमल्स के डिजीज को पढ़ने के बाद अब चलिए प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन प्लांट। तो द क्रॉप डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर एंड सॉइल। पहली चीज इस पर ध्यान देने वाली है, जो ये डिजीज होते हैं प्लांट्स में वो किसके कारण होते हैं भाई? तो वो सीड्स के कारण होते हैं, एयर के कारण होते हैं या फिर सॉइल के कारण। ठीक है, अब सीड अगर हमारा पुराना वाला रोगग्रस्त है, ठीक है, वो इन्फेक्टेड है, तो जो नया पौधा आएगा वो भी क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा। अगर अगल बगल के खेतों में रोग लगा हुआ है तो एयर के थ्रू वो ब्लो होकर के चला आएगा आपके खेत में और आपके फसल को भी रोग लग जाएगा। और सॉइल, अगर मिट्टी में अच्छे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और आपकी जो पूरी फसल उसको बर्बाद कर देते हैं। अब चलिए समझते हैं कुछ ऐसे खास प्रकार के फसल जो हमारे बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो है वीट, पैडी, पोटैटो, शुगर केन, ईटीसी। बहुत सारी सब्जियां भी हैं जो बर्बाद होती हैं। वीट तो आप जानते हैं, गेहूं, पैडी मीन्स चावल, पोटैटो आलू, शुगर केन गन्ना और बहुत सारी सब्जियां जो कि आप देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सम प्लांट्स डिजीज के बारे में। रस्ट, रस्ट क्या होता है कि गेहूं पर होता है और गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो भूरी भूरी होने लगती हैं। ठीक है, तो ये गेहूं में होता है, फंगी के कारण होता है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है भाई? तो एयर के कारण और सीड के कारण। आगे है स्मोट। स्मोट में क्या होता है कि ये वीट के कारण होता है, ये भी फंगी से होता है, और ये एयर और सीड, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। आगे है ब्लास्ट, ये फंगी के कारण होता है और इसमें क्या होता है? एयर और रेन इसमें ट्रांसमिशन का काम करते हैं। फिर आगे है साइट्रस क्रैंकर। साइट्रस क्रैंकर जो है वो ऑरेंज में होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है और एयर से आता है। आगे है येलो वेन मोजैक। ओकरा, भिंडी, ओकरा मींस भिंडी, लेडी फिंगर भी जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसमें होता है, ये वायरस के कारण होता है और इंसेक्ट्स इसको लेकर के आते हैं। अब यदि चलिए आपके प्लांट को डिजीज हो गया तो आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? तो पहला है बाय सोइंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ सीड। ऐसे बीज को हम चुनेंगे जो डिजीज को रेसिस्ट करता हो, जो डिजीज से लड़ने में सक्षम हो। आगे बाय ट्रीटिंग द सीड्स बिफोर सोइंग, मिट्टी का पहले गुणवत्ता जांच कर लें, पता कर लें, मिट्टी को ट्रीट कर लें, अगर उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो उसको मार लें। और आगे बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द प्लांट, आप इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड भी ऐड कर लें, तो इन सब चीजों का छिड़काव करके हम पौधे को रोग से बचा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा जब हमारे अगल बगल जब किसान खेती करते हैं तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। चलिए आज के आखिरी टॉपिक पे तरफ चलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो है बहुत लंबे समय तक या फिर कुछ देर तक हम लोग अपने जब भोजन को रख देते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से पैदा हो जाते हैं और वो भोजन को खराब करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को जब वो पैदा होते हैं अब हम अपने आखिरी टॉपिक पे हैं, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या है पहले इसको समझते हैं। जब हम भोजन को बहुत देर तक रख देते हैं तो भोजन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके अंदर पैदा हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन पाकर के वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है कि भोजन के ऊपर टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट होते हैं। जब वो पैदा होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं तो टॉक्सिक मटेरियल उनके साथ साथ पैदा होता है और वही टॉक्सिक मटेरियल जो होता है फूड को पॉइजनस बना देता है। अब थोड़ा समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ग्रो करते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, भोजन जहरीला हो जाता है। कंज्यूमिंग सच फूड कैन कॉज सीरियस इलनेस।
और जब हम उस भोजन को लेते हैं तो सीरियस इलनेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग से क्या होता है? सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, हेडेक, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, ये कुछ कॉमन से रोग हैं जो कि फूड पॉइजनिंग के कारण होते हैं। आगे फूड पॉइजनिंग काउज्ड बाय, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड पॉइजनिंग कराते हैं, जिसमें है कि सल्मोनेला, उसके बाद है स्ट्राइफिलोकी, उसके बाद है क्लास्ट्रीडियम बोटेलियम और आगे है एस्परगिलस है। ठीक, तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड पॉइजनिंग कराते हैं। आगे फूड, अब चूंकि फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो उससे बचाव भी करना होगा, और हम लोग तो कितने दिनों तक अपने फूड को रखते हैं, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। जो बहुत दिनों तक हम अपने फूड को बिना सड़े गले बचा लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो द प्रोसेस बाय विच पेरिसेबल मींस खराब होने वाला, जो सड़ जाता है, तो द प्रोसेस बाय विच पेरिसेबल फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। देखिए यहाँ पर प्रिजर्व मैं लिख रहा था, बाद में प्रिवेंटेड लिख दिया, इसको प्रिजर्व लिखा जाए। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच अ पेरिसेबल फूड इज प्रिजर्व्ड यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो अब यहाँ पर पता चला कि कुछ केमिकल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ फिजिकल मेथड भी। तो आइए समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड है। पहला है बाय कूलिंग। कूलिंग करने से क्या होता है, जब मान के चलिए हम लोगों ने भोजन को अपने फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रखने से फूड खराब क्यों नहीं होता है? क्या होता है? तो दरअसल दो चीजें होती हैं। लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते, और नहीं पैदा होंगे तो फूड पॉइजनिंग होगा नहीं। दूसरा, फूड के अंदर जो एंजाइम है, जो नेचुरल फूड जूस है, वो इनएक्टिव हो जाता है, वो फर्दरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं बन पाता है। तो इसके कारण कूलिंग एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का, और इसमें भोजन हमारा खराब नहीं होता है। आगे है बाय हीटिंग एंड कूलिंग ट्रीटमेंट, गर्म करना और ठंडा करना। इसमें जो एक मेथड है वो पेस्चराइजेशन कहलाता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यही वो चीज था जिसको लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, तो लुईस पास्चर के द्वारा पेस्चराइजेशन बताया गया था। इसके द्वारा हम दूध को बचाते हैं बहुत लंबे समय तक। क्या होता है कि दूध को लगभग आधे घंटे तक 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं और बहुत तेजी से फिर ठंडा कर देते हैं। तो जब आधे घंटे तक हम उसको 60-70 डिग्री पर गर्म किए रहते हैं, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें मर जाते हैं। और ठंडा कर देने से, मतलब जैसे मान के चलिए कि गर्म करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो गर्मी को सह पाते हैं, तो वो तो उसमें जिंदा रह गया, लेकिन जो गर्मी को नहीं सह पाते वो गर्मी के कारण मर गए। अब जो गर्मी को सह पाते हैं उनको भी मारना है, तो बहुत तेजी से ठंडा कर दिया जाता है। तो अचानक जो ड्रास्टिक टेम्परेचर में कमी आती है, तो उस तरीके से दोनों प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मर जाते हैं। और मिल्क, उस प्रकार के मिल्क को पेस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है, तो जिस मिल्क पे पेस्चराइजेशन किया गया है उसको पेस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। और ये आप देखेंगे जो पैकेट में पैक करके जो मिल्क हम लोगों को मिलता है वो अक्सर पेस्चराइज्ड किया हुआ होता है। बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी एक मेथड है जिसमें हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं। फूड में क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो अगर हम वाटर को निकाल देते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर को निकाल देते हैं तो भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन दो प्रकार से किया जाता है, एक सन ड्राइंग और दूसरा बाय स्मोक। ठीक है, इन दोनों मेथड से क्या किया जाता है, फूड का जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है, उसको कम कर दिया जाता है। अब देखे होंगे हम लोग जब अचार बनाते हैं तो उसको काट करके पिकल बनाने के लिए जब अचार बनाना होता है तो जो आम होता है या फिर जो फल होते हैं उसको काट करके धूप में सुखाते हैं। बंगाल में चले जाइए, वो लोग मछलियों को धूप में सुखाते हैं ताकि उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाए। तो वाटर कंटेंट से खराब होता है, और डिहाइड्रेशन कर देंगे तो डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये किस मेथड से करते हैं, सन ड्राइंग और बाय स्मोक। बाय स्मोक हम लोग मीट वीट को सुखाते हैं, चिकन को लंबे समय तक जल्दी करना, प्रिजर्व करना है। जैसे बीफ है, बहुत सारे ऐसे, इंडिया जो एक कंट्री है वो दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी बीफ प्रोड्यूसर है। तो अब क्या होता है कि बड़े बड़े मांस के जो टुकड़े हैं उसको अब इस देश से हमको दूसरे देश में भेजना है, तो वो कैसे जाएगा,
तो उसके लिए क्या किया था कि विदेशों में आप जाएंगे तो बीफ पैकेट में पैक्ड आता है। गाय भैंस बड़े बड़े जानवरों के जो मांस होते हैं उनको बीफ कहते हैं। तो इसको बड़े बड़े पैकेट में पैक्ड होकर के आते हैं 2 kg 3 kg 5 kg के स्लैब में। तो वो इतने लंबे समय तक पैकेट में कैसे पैक्ड हैं, तो उनको डिहाइड्रेट किया गया है। ठीक है, आगे है बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, अगर हम अपने भोजन में सॉल्ट और शुगर ऐड कर देते हैं तो भी हमारा जो भोजन है वो बच जाता है। और इसमें आप समझ लीजिए कि जो अचार बनाते हैं वहीं फिर प्रोसेस समझिए ना। आगे बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर जो है वो क्या करता है, कनेक्शन कट कर देता है एयर का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा नहीं हो पाते हैं। आगे बाय यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, और कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जिसके कारण हम लोग अपने भोजन को बचाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो जितने भी पैक्ड जूस आते हैं उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, जो पैक्ड जूस आते हैं उसमें मिलाया जाता है ताकि वो उसको खराब ना होने दे। और आगे है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हम लोग जैसे आप जैम, जेली, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में है वैक्यूम पैकिंग। आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, इन सब चीजों में क्या किया था कि वैक्यूम कर दिया जाता है, हवा निकाल दिया जाता है। लेकिन अब वहां पर एक बात है कि हवा निकाल दिया जाता है, फिर भी जो चिप्स का जो पैकेट है, जो लेज का पैकेट है, वो इतना फुला हुआ कैसे होता है, उसमें तो ऑलमोस्ट हवा ही होता है। तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके केवल नाइट्रोजन भर दिया जाता है। देखिए, जितने भी जीव हैं उनको पैदा होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और अगर आप उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं और उसमें केवल नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकते हैं, और इस तरीके से वो जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व रह जाता है। तो ये हमारा लेसन था जो कि खत्म हो चुका है। इसमें कहीं कहीं किसी बुक में नाइट्रोजन साइकिल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में देता है, क्योंकि उसमें एक एक्टिव रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन हमने नाइट्रोजन साइकिल पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया है। आप बिल्कुल आप जाकर के उस वीडियो को देखें, एग्रीकल्चर वाला जो वीडियो है, तो उसमें जो लास्ट पोर्शन उसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।